देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 से 50 और 50 से 75% का टैरिफ लगाने की धमकी दी। अमेरिका ने और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा कि इससे वो भारत पर दबाव बना पाएगा। दबाव किस लिए? वो इसलिए कि जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच होनी है उसको लेकर अमेरिका की शर्तें भारत माने और अमेरिका के शर्तों पर ही यह ट्रेड डील हो। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप गलत थे। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी लगा था कि इस तरीके से दबाव बनाने पर बाकी देशों पर भी दबाव बनेगा और भारत का साथ कोई नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही, एक के बाद एक कई बड़े देश भारत के समर्थन में आगे आ रहे हैं। चाहे ब्राजील की बात कर ले, चाहे इजराइल की बात कर ले, लगातार इन बड़े देशों के नेता भारत के समर्थन में सामने आ रहे और खुलकर भारत का समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो भारत के साथ है और डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है वो भारत को इसको लेकर सुझाव देना चाहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर। और कहा जा रहा है कि जल्द ही नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा था इस तरीके से धमकी देकर भारत पर दबाव वो बना पाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका की ये जो रणनीति है, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है, उन्हीं पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है। उल्टी अभी नहीं पड़ी है श्रावणी, अभी और ज्यादा उल्टी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो लगभग एक साथ आ चुके हैं। ब्राजील पर लुला से इन्होंने तंग आकर उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, भारत पर लगाया। रशिया और चाइना के साथ कैसे संबंध है वो आप देख ही रही हैं। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को अपने व्हाइट हाउस में अपनी कुर्सी में बगल में बिठाकर किस तरीके से बेइज्जत किया था वो कोई नहीं भूला है, और साउथ अफ्रीका तो नहीं भूलेगा। ब्रिक्स के जो देश हैं दुनिया का 40% पॉपुलेशन रखते हैं, 35% जीडीपी रखते हैं पूरी दुनिया का। ये देश अगर साथ मिल जाए तो डॉलर के प्रभुत्व पर जो असर पड़ेगा, जो मार पड़ेगी डॉलर पर, वो कोई नहीं भूल पाएगा। अमेरिका और अमेरिका के लोग तो वाकई में नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर विशेष तौर पर अब नेतन्याहू की बात करें, नेतन्याहू की ने जो कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं राय देना चाहता हूं, हालांकि अब इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू मिल चुके हैं। अब देखिए कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था उस वक्त कनाडा में थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वहां जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग को बीच में छोड़कर वो आ गए थे। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चुटकी भी ली थी कि ये अब सीज फायर करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब ट्रंप ने कहा था कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूं। अमेरिका, देखिए, जिस ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलवा लिया हो, वो आधार तैयार कर दिया हो जिससे कि सेना वापस आए, जिस ट्रंप ने मतलब जो सिर्फ पैसा कमाना जानता है, उस ट्रंप ने ईरान के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर भेजकर उसकी 3 न्यूक्लियर साइटों को अगर नेस्तनाबूद करने का काम किया है, तो उसके पीछे आप यकीन मानिए कि ट्रंप का दिमाग नहीं था, ट्रंप की रणनीति नहीं थी, वो नेतन्याहू थे जो ट्रंप जैसे इंसान को, ट्रंप जैसे व्यापारिक इंसान को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कामयाब हुए कि आपको ये करना ही होगा। क्योंकि ईरान और इजराइल की सीधी लड़ाई थी। अमेरिका भले ही इजराइल को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका खुलकर इस लड़ाई में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो नेतन्याहू ही वो इंसान थे जिन्होंने ये मतलब कन्विंस करने में कामयाब रहे कि आप इस लड़ाई में सीधे तौर पर आइए। बताइए अमेरिका का क्या फायदा हुआ इसमें? बिल्कुल, अमेरिका का कोई इसमें फायदा नहीं है। भाई, ईरान कितना भी ताकतवर हो जाए, ईरान के अंदर इतना मादा नहीं है कि वो अगर न्यूक्लियर बम बना ले कल को तो वो अमेरिका के ऊपर फोड़ दे, नहीं फोड़ सकता। ईरान के अंदर इतना दम नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपना अमेरिका के ऊपर हमला कर दे। इसीलिए अमेरिका के साथ वो दोस्ताना रिश्ते रखते हैं। अब इजराइल और अमेरिका की कहें तो मतलब जिस हमारे यहां जैसे कहते हैं ना, दांत काटी रोटी होती है, वो वाले रिश्ते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल का जब युद्ध हुआ तो आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि आखिर ट्रंप कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया उसके बावजूद भी इजराइल ने, माफ कीजिएगा, इजराइल ने अपने फाइटर जेट भेज दिए थे ईरान के ऊपर, जिसके बाद भी दोनों देशों के बीच गोलाबारी हुई। उधर से मिसाइल आई, उधर से अपना फाइटर जेट भेजे गए। उसके बाद ट्रंप बहुत उखड़ गए थे। मतलब एक कहें कि गाली जैसे शब्द का भी ट्रंप ने इस्तेमाल किया था। लेकिन बावजूद इसके भी इजराइल
कन्विंस करने में कामयाब रहा ट्रंप जैसे सनकी इंसान को, ट्रंप जैसे पागल इंसान को। तो यह बात तो आप समझ लीजिए कि इस लंका का अगर विभीषण कोई है तो वो नेतन्याहू ही है। जिस तरीके से रावण का राज नेतन्याहू जानते थे, ठीक वैसे ही ट्रंप का जो राज है, ट्रंप की जो कमजोर नस है, वो नेतन्याहू से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। क्योंकि जापान बहुत करीबी था, उस पर टैरिफ लगा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब था, उस पर टैरिफ लगा दिया, साउथ कोरिया बहुत करीब था, उस पर टैरिफ लगा दिया। तो जितने भी मित्र राष्ट्र थे अमेरिका के, वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या जितने नाम मैंने लिए, सबके ऊपर कहीं ना कहीं अमेरिका ने टैरिफ लगाने का काम किया है। लेकिन नेतन्याहू एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लड़ाई में अमेरिका को लेकर आ गए, मतलब मजबूरन, इतना मजबूर ट्रंप को कर दिया कि कहीं ना कहीं ट्रंप को उसकी लड़ाई में आना पड़ा। और अब नेतन्याहू अगर प्रधानमंत्री मोदी को ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात में दम है। और पिछले दिनों में जिस तरीके से भारत और इजराइल के संबंध मैत्रीपूर्ण हुए हैं, बल्कि कहें कि बहुत घनिष्ठ संबंध हुए हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरत का जो हथियार खरीदते हैं श्रावणी, उसका 40% हथियार हम अकेले इजराइल से खरीदते हैं। और इजराइल से फायदा हमें खरीद कर यह है कि इजराइल से जब हम कोई मान लिया कोई ड्रोन हमने खरीदा तो उसका प्रोडक्शन इजराइल भारत में करता है, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इजराइल भारत को करता है। अब इतनी सारी चीजें एक साथ कोई दुश्मन देश या फिर सिर्फ जिसे पैसे का लालच हो या फिर जिसे हथियार बेचने हो, ऐसा देश नहीं करता है। क्योंकि अमेरिका से भी हम इंजन मंगा रहे हैं, तेजस के लिए इंजन मंगा रहे हैं, हमें जो एम का प्रोग्राम चलाया हुआ है उससे 3 साल से 4 साल से 5 साल से लगातार टरकाए जा रहा है, अमेरिका में इंजन नहीं दे रहा है। टेक्नोलॉजी देने की तो बहुत दूर की बात है। तो नेतन्याहू ने अगर ये बात कही है तो वाकई में इस बात में दम है। और नेतन्याहू अगर इस बीच में आते हैं तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि जो ये लड़ाई चल रही है कि भैया बड़ा कौन है, ट्रंप जो नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई शायद खत्म हो सकती है श्रावणी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने बयान में यह भी कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और ऐसे में क्योंकि दोनों की तरफ से उन्होंने बयान दिया और इसके साथ ही भारत का साथ देने का भी उन्होंने जिक्र किया है। अगर नेतन्याहू भारत आते हैं तो ऐसे में क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं? कोई भी चांसेस है? मुझे उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हुए श्रावणी। पिछले 25 साल पहले जो कोशिश बिल क्लिंटन के द्वारा की गई थी, वो 25 साल की मेहनत एक मात्र ट्रंप के 4 महीने की वजह से खराब नहीं हो सकती। इस बात को देखिए, पकड़ कर चलिए, इस बात पर गौर करिए। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रिश्ते हैं, भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मोदी और ट्रंप के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप का सिर्फ एक सपना था, एक मकसद था कि उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए। मोदी अगर भारत अगर इस बात को कह देता कि हाँ हमारा सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, ट्रंप ने करवाया है, तब पुख्ता तौर पर दावेदार ट्रंप इसके हो जाते। लेकिन भारत ने सबसे बड़ा सपना तोड़ने का काम किया है, तो थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान तो ट्रंप देंगे। लेकिन नेतन्याहू अगर इस बीच में आते हैं तब यहां ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये कहानी एक तरफ और भी जा सकती है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आपको ये कहानी लग सकती है, लेकिन मतलब इनकार नहीं कर सकते। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में जिस तरीके से ट्रंप का रवैया नेतन्याहू के प्रति रहा, इजराइल के प्रति रहा, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाई को बढ़ाने का काम किया है। कहीं ना कहीं अमेरिका ने यह दिखा दिया कि तुम हमारी वजह से आज जो कुछ हो, तुम हमारी वजह से हो। हम अपने हथियार तुम्हारे यहां रखते हैं, या फिर तुम्हें पैसे हम देते हैं, या तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं इसलिए तुम जीत पाते। वो वाली चीज ट्रंप ने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। और जिस तरीके से ट्रंप का रवैया दुनिया को लेकर चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 20 जनवरी को ट्रंप ने जब शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, तो वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ नहीं ली थी, वो सारे 193 देशों के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ ली थी। इस बात से कहीं ना कहीं नाराज या फिर चिढ़े हुए नेतन्याहू भी हो सकते हैं। और ट्रंप का जो राज है जिससे कि ट्रंप को कंट्रोल किया जा सकता है, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर इसीलिए नेतन्याहू बताने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी को कर रहे हों। लेकिन नेतन्याहू अगर भारत आते हैं उसके बाद आप यकीन मानिए कि वाकई में दोनों देशों के जो फिलहाल मौजूदा वक्त में ट्रंप और मोदी के जो रिश्ते खराब हुए हैं वो ठीक होने की तरफ चलेंगे, और जरूर चलेंगे। बाकी 1-1.5 महीने से ज्यादा ट्रंप का कोई फैसला टिकता नहीं है। 50% का जो टैरिफ लगाया है उसे अभी तो धमकी दे रहे हैं कि 75% भी हम कर देंगे। लेकिन 1-1.5 अब तक जो जितना मैंने पिछले 6 महीने मतलब जनवरी से और अभी अगस्त में हम है, जितना मैंने ट्रंप के फैसलों को ट्रंप को ऑब्जर्व किया है, 2 दर्जन से ज्यादा फैसले तो अपने वो वापस ले चुके हैं, कुछ में बदलाव किया जा चुका है और कुछ फैसले एक्सटेंड किए जा चुके हैं।
तो 1-1.5 महीने का खेल है, तब तक देखिए ट्रंप क्या कुछ करते हैं। 1-1.5 महीने से ज्यादा ट्रंप अपने फैसलों को लेकर नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन सुझावों के बारे में नेतन्याहू ने जिक्र किया है, क्या सुझाव वो भारत को देते हैं और इसके साथ ही नेतन्याहू के हस्तक्षेप के बाद क्या अमेरिका की रणनीति बदलेगी, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।